नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आप सबको रामनवमी की शुभकामना। आज और कल दोनों दिन रामनवमी लोग मना रहे हैं, तो आप सबको रामनवमी की शुभकामना। लेकिन हमारी शुभकामना का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक शुभकामना और मैं लेकर के आ रहा हूं। वो दे तो रही है रामनवमी की शुभकामना, लेकिन लगता है कि भारी मन से दे रही है। इरादा उनका कुछ और है। कुछ लोग होते हैं जो जीवन पर्यंत सुधरने का नाम नहीं लेते हैं और उनको लगता है कि वो एक अजायब सी कृति हैं इस पूरे यूनिवर्स में और उनके जैसा कोई नहीं है। वो जो आदेश करेंगी या करेगा, बस सब लोग उसके आदेश को मानने को तत्पर रहना चाहिए। यही उनकी इच्छा रहती है। अब उन्होंने इतना उम्र बिता दिया, अपनी चला भी ली, बहुत हद तक उनकी चल भी गई। अपने परिवार में चल रही है, अपने पति पर चल रही है, अपने बेटे पर चल रही है, अपने बहू पर चल रही है, अपनी बेटी पर चल रही है। तो उनको लगता है कि उनका परिवार जो है वो पूरा देश है। देश में तो कोई बात हो तो हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की वो जगह जहां पॉलिसीज बनती हो, नीतियां बनती हो, उस सदन में बैठ करके, उस जगह बैठ करके वो अपना नखड़ा दिखाती हैं और नखड़ा दिखाने का सिलसिला उनका जारी है। मैं बड़ी ईमानदारी से ये कह सकता हूं कि श्रीमती जया भादुड़ी बच्चन, अब मैंने जया भादुड़ी बच्चन कहा है, आपको याद होगा जया अमिताभ बच्चन नाम लेने पर बिफर गई थी। जया भादुड़ी बच्चन जो हैं, वो जया अमिताभ बच्चन सिर्फ लिया, याद कीजिए उस वक्त राज्यसभा के सभापति थे जगदीप धनखड़, और धनखड़ साहब ने कहा कि सिर्फ अनाउंसमेंट किया कि श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, इतने पर वो बिफर गई और कहा कि आप मुझे जया बच्चन कह के भी संबोधित कर सकते थे या जया जी कह करके भी संबोधित कर सकते थे। आपने जया अमिताभ बच्चन क्यों कहा? धनखड़ साहब ने कहा कि भाई आपका यहां पर जो पूरा नाम लिखा हुआ है बतौर सांसद, उसमें जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है, तो मैंने अगर कह दिया तो इसमें क्या गड़बड़ी है? या जो कुछ भी जगदीप धनखड़ साहब ने तर्क दिया, उन्होंने कहा कि जया अमिताभ बच्चन कह ही दिया तो कौन सी बुरी बात हो गई, क्या बात हो गई? अमिताभ जी आपके पति हैं, मैंने उनका नाम लिया। इस पर वो बिफर गई थी और फिर बहुत तकरार हुआ धनखड़ जी में और जया जी में, काफी तकरार हुआ और इन्होंने कहा कि आप मुझे तब ठीक से नहीं जानते हैं। तो धनखड़ साहब ने कहा कि हम आपको ठीक से जानते हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं और एक बतौर सेलिब्रिटी हम सब आपका रेस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आप मुझे अपनी पहचान बताना क्यों चाहती हैं या क्यों बताना चाहती हैं कि आप उसके उसके भी बियॉन्ड कुछ हैं? इसकी आवश्यकता क्या है? और वो विवाद फिर विवाद बना रह गया, लगातार बना रह गया। कई बार, एक बार उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी को कहा कि डोंट डिस्टर्ब मी प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी उनके बगल में बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि डोंट डिस्टर्ब मी प्रियंका। कुछ वो बोलना चाह रही थी, उन्होंने उनको डांट दिया। इसके बाद आपने एक वीडियो देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुछ पत्रकार जा रहे थे। एक तो मैं उन पत्रकारों को बहुत बहुत हिकारत की नजर से देखता हूं। ऐसे सेलिब्रिटी जो तथाकथित सेलिब्रिटी हैं, जिसमें कोई मर्यादा नहीं हो, जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके होते हैं। बड़ी मशहूर कहावत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है, आप सब जानते हैं कि फलदार वृक्ष झुका होता है। लेकिन ये जो फलदार वृक्ष हैं, ये जो जिनके पास सब कुछ है, शोहरत है, पैसा है,
सब कुछ होने के बाद भी अहंकार इतना है कि अगर किसी ने इनके साथ फोटो ले लिया तो उनको बजाबता इन्होंने धक्का दिया। धक्का दिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात मैं कह रहा हूं, दिल्ली में कोई बेचारा आ गया होगा। अब वो पत्रकार था या पत्रकार नहीं था या कोई कार्यकर्ता था, कोई फंक्शन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अगर तो वो पत्रकार है तो आप मेरे से भी जानिए कि मैं उनको हिकारत की नजर से देख रहा हूं। पत्रकार को अपनी खुददारी खुद रखनी चाहिए। पत्रकार को अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी चाहिए और ऐसे लोगों के सामने जाने की जरूरत नहीं है। आपको जब आवश्यकता हो, उनसे कुछ पूछना हो, आप जाइए और डंके की चोट पर पूछिए, यह आपका हक है। वो भाग नहीं सकती है, उनको देना पड़ेगा जवाब, यह आपका हक है। लेकिन आप फोटो खिंचवाने लगे, सेल्फी लेने लगे। हां, अगर वो कहती हैं कि हाँ आप मेरे साथ फोटो ले सकती हैं, आप उनको पूछ सकते हैं क्या हम दोनों फोटो ले सकते हैं क्या, और उस पर अगर उनकी कोई सहमति है तो आप लीजिए। तो इस दृष्टिकोण से मैं मानता हूं कि ये उनकी गलती थी जिन्होंने बिना पूछे सेल्फी लेने की कोशिश की। लेकिन उससे भी अधिक गलती, एक तो आप समझिए, एक तो जो व्यक्ति खुद जाकर के दंडवत भाव से सेल्फी लेते हैं, मतलब वो सेल्फी लेकर के पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उससे वो बेचारा अपना रुसूख समाज पे, थोड़ा बहुत परिवार समाज पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए साहब मैं जया भादुड़ी बच्चन के साथ हूं। तो अब इसका मान रखने के लिए जनरली सेलिब्रिटी जो हैं वो बड़ी विनम्रता से फोटो खिंचवाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं, वो फोटो खिंचवा लेते हैं। तो वो क्रिमिनल जो होते हैं वो इन लोगों की पार्टी में मिलते हैं जिस पार्टी में हैं, ये बड़ी संख्या में मिलते हैं। और ये मैं कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। वैसे कोई भी पार्टी अपराधियों से बची हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में अपराधी नहीं है, कांग्रेस में अपराधी नहीं है या अन्य पार्टियों में नहीं है। लेकिन ये जिस पार्टी में है उसमें थोड़ी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिस पार्टी में ये हैं मोहतरमा, उसमें कई बार इन्हीं की पार्टी के मुखिया थे ना, जो कहते हैं लड़के से गलती हो जाती है। इन्हीं की पार्टी के मुखिया थे श्रीमान मुलायम सिंह यादव। लेकिन ये उनको धक्का देते हुए लिटरली मैन हैंडलिंग जिसको कहते हैं वो किया। एक राज्यसभा की सांसद, एक इतनी बड़ी अदाकारा, इतनी मशहूर अदाकारा, किसी ने सेल्फी ले ली तो उसे बजाबता धक्का दिया। और वहां पे लालू जी की बेटी भी है, मीशा भारती भी मौजूद है, तमाम लोग वहां मौजूद हैं, उनको धक्का दे दिया। अब ये तो एक घटना है। मुंबई की ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसका जिक्र करना बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगा। लोग फोटो इनको एयरपोर्ट पे लेने लगते हैं, कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं वहां लेने लगते हैं। मुंबई में तो पापाराजी कल्चर है साहब, सेलिब्रिटी को फॉलो करने का कल्चर है। सेलिब्रिटी को फॉलो करने का कल्चर है, उनके पीछे भागते रहते हैं। सेलिब्रिटी को भी मालूम है कि पापाराजी हैं, हमारे पीछे भागेंगे, हमारी एक झलक पाने के लिए, हमारा एक स्नैप लेने के लिए वो आगे पीछे दौड़ते हैं। तो ये परंपरा है, कोई खास बात नहीं है, पूरी दुनिया में है पापाराजी। उसके ऊपर ये सत्तू लेकर के अटैक कर देती है। तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम्हारी औकात कैसे है? मतलब एक बेचारे जिनकी कोई औकात नहीं है, उनको ये बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारी औकात कैसी है, कैसे हुई हमारी तस्वीर लेने की। ये है इनकी शख्सियत। और मैं बार बार कह रहा हूं कि श्रीमान अमिताभ बच्चन भी जो विनम्र हैं, उनकी विनम्रता की भी एक सीमा है। और आप कहेंगे कि नहीं तो हर व्यक्ति विनम्र होता है, उनकी एक सीमा है। नहीं, उनकी विनम्रता की सीमा यही है कि अगर आप उनसे अनकंफर्टेबल सवाल करेंगे तो उनकी विनम्रता 2 मिनट में फुर्र हो जाती है। मैं कई बार बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं आज उनका एक वाकया। और उस वक्त तो मैं उस टेलीविजन चैनल में था जिस टेलीविजन चैनल के मालिक के पैसे से इनका घर चला। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। वो चैनल हुआ करता था सहारा समय, उसके मालिक थे सुब्रत रॉय सहारा। उनके पैसे से इनकी जिंदगी बची, ये मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। और मैं स्वयं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मैं स्वयं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
पहली बार 9 करोड़ का चेक अमर सिंह ने इन्हें हैंडओवर किया, इनके श्रीमान पतिदेव जी को, अमिताभ बच्चन जी को। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जो उसी सुब्रत रॉय के सहारा चैनल के माइक को श्रीमान अमिताभ बच्चन ने लेकर के फेंक दिया। यह है श्रीमान अमिताभ बच्चन जी। खैर, सुब्रत राय से वो मिले नहीं मिले, बीच में उनकी स्थिति थोड़ी खराब हुई। अमर सिंह से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अमर सिंह जाते जाते श्रीमान अमिताभ बच्चन के बारे में क्या कह गए, ये पूरी दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। श्रीमान अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के बोसम दोस्त थे। इंदिरा गांधी के सिफारिश पर, सुन लीजिए कहानी साहब, इंदिरा गांधी की पहली सिफारिश थी नरगिस को कि जरा ये हमारे मित्र के बेटे हैं अमिताभ, इनको कहीं ऑडिशन करवाइए। और नरगिस की सिफारिश के बाद भी पहला ऑडिशन इनका फेल हो गया और प्रोड्यूसर ने लेने से मना कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमिताभ बच्चन इससे कमतर कलाकार हो गए। अमिताभ बच्चन है। कलाकार के बतौर अमिताभ बच्चन का कोई सानी नहीं है। अमिताभ बच्चन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है बतौर अमिताभ बच्चन। बतौर कलाकार अमिताभ बच्चन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन उस कलाकार के दूसरे फैसेट भी हैं, दूसरे आयाम भी है, उस पर भी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, गंभीरता से होनी चाहिए। क्योंकि जब आप पब्लिक पर्सनालिटी हो जाते हैं तो लोगों को यह हक है कि आपके दूसरे आयाम की भी चर्चा हो। तो ये हैं इनके पतिदेव, जिनको आप कहते हैं कि बड़े विनम्र हैं, बड़े सुशील हैं, हरिवंश राय जी के सुपुत्र हैं। बात ठीक है, लेकिन इनका जो सुशीलपन है, इनकी जो सादगी है, इनकी जो विनम्रता है, इनकी जो सहिष्णुता है, इनकी विनम्रता वहां फुर्र हो जाती है जैसे ही आप अनकंफर्टेबल सवाल पूछेंगे। और वो वाकया पता नहीं श्रीमान अमिताभ बच्चन को याद हो ना हो, लेकिन मेरी आंखों से गुजरा है जब इन्होंने मुंबई में सहारा समय के माइक को लेके फेंक दिया था। ये उसी चैनल का माइक था जिसके मालिक के पैसे से इनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर आई। ये दिवालिया हो गए थे। एबीसीएल कॉर्पोरेशन इनकी कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड एबीसीएल, और वो दिवालिया हो गए थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि वो दौर मुझे याद है जब ये कौन बनेगा करोड़पति के प्रोड्यूसर सहारा समय चैनल के फ्लोर पर घूम रहे थे और पहली बार कौन बनेगा करोड़पति सहारा समय में ब्रॉडकास्ट होने वाला था। लेकिन बात नहीं बनी, वो स्टार न्यूज पर चला गया और फिर वो स्टार न्यूज पे गया और अमिताभ बच्चन को लिया गया और वहां से उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर आई। वरना ये नेपथ्य में चले गए थे, पर्दे के पीछे चले गए थे। वो भी एक कालखंड था जिसमें आर्थिक संकट से जूझ रहे थे अमिताभ बच्चन। खैर, अमिताभ बच्चन एक वॉरियर के रूप में आए। उन्होंने अपनी आर्थिक संकट को दूर किया, अपने बल पर दूर किया, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी अदाकारी से दूर किया, अपनी मेहनत से दूर किया, अपनी काबिलियत से दूर किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जिसने बुरे वक्त में इनका साथ दिया, उनके प्रति इनकी लॉयल्टी क्या रही, इन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है। तो इस पक्ष को भी भूलना नहीं चाहिए। अब जो श्रीमती जया बच्चन जी हैं, श्रीमती जया बच्चन का आज कल का मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये कभी सुधर नहीं सकती। इनका व्यवहार, इनका बर्ताव, इनको लगता है कि पूरी दुनिया इनकी जूती की नोक के सामने खड़ी है। पूरी दुनिया धूल है इनके सामने में और इनकी जूती की नोक पर है पूरी दुनिया। वरना इस तरह का वक्तव्य सदन में होगा। ये देखिए सभापति को क्या कह रही हैं, किस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं सदन में। आप सबको राम जी की बधाई, रामनवमी की बधाई। हाँ मनीष, आप इधर देख के बोलिए तो। नहीं, मैं अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा। मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ आप लोग बैठ जाए मनीष इधर, आप बोलिए। बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को।
आप समय का सदुपयोग करें मानिश। आप मुझे टोकिए, नहीं इनको आप मत बोले। टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई तो बीच में फिर? नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं वो बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे हैं। कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समान सर, व्याचार होगा। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर, नहीं टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। यू कैन नॉट टेक माई टाइम। विषय पे देख रहे हैं, ये कह रही हैं सभापति को, मैं कभी की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी की बात कर रही हूं। यह है इनका आचरण सदन में। सभापति को संबोधित करने का यह आचरण महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उस पद पर कौन बैठा है। दिनेश शर्मा हैं और इनसे किसी भी सूरत में 3 टाइम्स काबिल होंगे, इनसे कम से कम जया बच्चन से, कम से कम पढ़ाई लिखाई के मामले में। वो खुद पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, लखनऊ के मेयर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, सांसद हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। उनको ये किस भाषा में, अब भूल जाइए उनकी योग्यता को, लेकिन इनकी भाषा देखिए, आई विल गो टू द वेल। ये मेरा समय कैसे ले सकती हैं? आप सदन में एक सम्मानित सदस्य हैं। सदन में कैसा आचरण होना चाहिए? आपको बोलने की अनुमति है, आप प्रेम पूर्वक भी कह सकती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई झगड़ा हो रहा है वहां पर जो आपको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, कोई झगड़ा का वातावरण नहीं है। आप सदन में जब बोलने के लिए उठते हैं तो टोका टोकी टिप्पणियां होती ही रहती हैं, टिप्पणी होती ही होती हैं। कोई हास्य की टिप्पणी कर सकते हैं, किसी प्रकार का व्यंग हो सकता है, विनोद हो सकता है, कोई कटाक्ष कर सकता है, कोई तीखी टिप्पणी कर सकता है जिस पे आप उखड़ जाएं, गुस्से में आ जाएं। लेकिन आप इतने अनुभवी सांसद हैं, सदन में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, और अभी तो आप बोलने के लिए खड़ी हुई हैं। अभी तो शुरू भी नहीं किया है अपना भाषण। ऐसा भी नहीं है कि आप भाषण के लय में थे, आप कुछ महत्वपूर्ण बात बोल रही थी और उस बात को इन्होंने अनसुना कर दिया, काट दिया, और पूरी दुनिया उस महत्वपूर्ण बात को सुनने से वंचित रह गई, और आपका फिर लय टूट गया और आपकी विस्मृति हो गई, आप भूल गई अपनी बात को, और इस पर आपकी खीज है, इस पर आपका गुस्सा है। तो बात समझ में आती है। अभी आप खड़ी हुई हैं, बोलना चाह रही हैं, और आप कह रही हैं बैठ जाओ बच्चों बैठ जाओ। ठीक है, कोई आपसे कनिष्ठ है, कोई छोटा है या छोटी है, तो आप उसे कह रहे हैं बैठ जाओ बच्चों बैठ जाओ। ये अहंकार देखिए, तुम कौन हो बच्चे बैठ जाओ। चलिए इसको भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या आपने अपने कनिष्ठ को, अपने से जूनियर को कहा कि बैठ जाओ? वो जूनियर जो होगा, जो कनिष्ठ होगा, वो आपकी बात की मान भी लिया। आपके व्यंग्यात्मक, अगर हम इसे कटाक्ष ना कहें तो व्यंग ही कहें, आपके व्यंग्यात्मक टिप्पणी को आपके जूनियर ने स्वीकार कर लिया। लेकिन आप सभापति को कह रही हैं, सभापति कह रहे हैं कि वक्त जा रहा है, आप वक्त पर केंद्रित कीजिए, समय पर रहिए, बोलिए आप। लेकिन आप सभापति को कह रही हैं, कैसे मेरा वक्त ले लेंगे ये, मैं तो वेल में चली जाऊंगी, उनको समय देना पड़ेगा। आप इसे कह सकती थी कि इनकी कृपा होगी तो मुझे वक्त मिलेगा, मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलना है, और फिर भी वो कहते कि नहीं नहीं आपका वक्त खत्म हो गया है। फिर भी आपको आग्रह करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पद महत्वपूर्ण है। और आग्रह क्यों करना चाहिए? आग्रह इसलिए करना चाहिए क्योंकि आग्रही होना आपकी कमजोरी नहीं है, आपके व्यक्तित्व की, आप कमजोर हैं, आप किसी से कम हैं, इसका द्योतक नहीं है आपका आग्रही होना। आपका आग्रही होना आपकी विनम्र व्यक्तित्व का परिचायक है। आप अगर विनम्रता से अपना व्यवहार करेंगी तो पूरी दुनिया को आप जीत सकती हैं। सब लोग मौन होकर के आपको सुनेंगे,
याद कीजिए अटल जी का दौर, अटल जी के ऊपर कितने कटाक्ष होते थे, फिर भी जब भी अटल जी बोलने के लिए खड़े होते थे, सत्ता और विपक्ष दोनों कहते थे कि नहीं अटल जी बोल रहे हैं सुनिए। और एक बार का मैं फिर आपको उदाहरण दे रहा हूं, चंद्रशेखर की नोकझोंक हो गई विपक्ष के नेताओं से। उन्होंने कहा कि आप अटल जी को बोलने से रोक रहे हैं, आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, उनको बोलने दीजिए, सीखेंगे आप अटल जी से। अटल जी कुछ ज्ञानपूर्ण बात कहेंगे, उससे आप सीखिए, आप नए आए हैं। हंगामा शुरू हुआ, उसके बाद चंद्रशेखर गुस्से में आ गए और कहा कि अगर ऐसा करना है तो फिर सदन के बाहर भी हमारी तैयारी रहती है, फिर हम निपट लेंगे। इस तरह का आचरण होता था सदन में। अब सदन में जया जी जैसी नेत्री हैं, तो इनका यही रूप आपको देखने को मिलेगा। और यह गुरूर सिर्फ इसलिए कि वो अमिताभ बच्चन सदी के नायक, अरे सदी के नायक तो हैं, एक से एक नायक आ रहे हैं और जा रहे हैं। सदी के नायक, सदी के नायक, सदी के नायक कहा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि बतौर नायक उनकी सराहना जितनी भी की जाए कमी है। उनके नायकत्व में कोई कमी नहीं है, उनकी अदाकारी में कोई कमी नहीं है। वो एक कलाकार, बेहतरीन कलाकार है, हर तरह से बेहतरीन कलाकार है। सदी के नायक हैं, मैं भी स्वीकार करता हूं सदी के नायक हैं। लेकिन सिर्फ सदी के नायक होने की वजह से आप उनकी पत्नी हैं और अगर कोई लिख दे जया अमिताभ बच्चन तो इस पर लड़ाई करना शुरू कर दें, यह भी आपको गंवारा नहीं है। आप अपने पति के नाम को अगर पूरा कह दे कोई, और वो भी कोई ऐरू गैरू नहीं कह रहा है, सभापति महोदय कह रहे हैं कि जया अमिताभ बच्चन, यह आपके पट्टी पर लिखा हुआ आता है जया अमिताभ बच्चन, ये नहीं कि कोई राह चलता हुआ कोई व्यक्ति कह रहा है जया अमिताभ बच्चन। सभापति सदन की गरिमा के साथ आपका जो पूरा नाम है उसको वो बोल रहे हैं, उस पर भी आपको आपत्ति हो गई थी। आप जया अमिताभ बच्चन ना कहें, आप हमको जया बच्चन कहें, फिर भी आप उसको मर्यादा में कह सकते थे, लेकिन इस पर भी आपत्ति है। यहां सदन के सभापति कह रहे हैं कि आप अपने समय पर फोकस कीजिए, वक्त की कमी है, बहुत सारे वक्ता हैं, आप बोलिए। सदन में ऐसा ही होता है। सदन में कह रही हैं क्या मजाल है, मैं वेल में चली जाऊंगी, मेरा वक्त कैसे ले लेंगे, ये मेरा वक्त कैसे ले लेंगे, क्यों, मैं जया अमिताभ बच्चन हूं, मैं जया अमिताभ बच्चन हूं, मैं तो वो हीरोइन रही हूं जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हुए पड़ी है, पूरी दुनिया पागल है, मैं वो हीरोइन हूं साहब, मुझे कौन, मेरा समय कौन ले सकता है। अरे साहब, ये आपका बॉलीवुड नहीं है, वहां कैमरा नहीं लगा है, वहां कैमरा लगा है आपके आचरण को देखने के लिए, वहां आपकी एक्टिंग देखने के लिए कैमरा नहीं लगा हुआ है। आप वहां कुछ पॉलिसी पर बात करिए। इतना अज्ञानता की पोटली है जया भादुड़ी बच्चन। इन्होंने सदन में कहा कि मैं उस इंडस्ट्री से आती हूं जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है। इस पर मैंने कई महत्वपूर्ण शो किए हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर है, इन्होंने कहा सदन में। यही है इनका ज्ञान। 2 कौड़ी की बॉलीवुड वो हाईएस्ट टैक्स पेयर है, बाकी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जितने कॉर्पोरेट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो कोई टैक्स पे ही नहीं करता है, वो तो टैक्स इवेजन करता है। चौथे पांचवें पर भी इस इंडस्ट्री का नाम नहीं है टैक्स पेइंग में, लेकिन ये सदन में बोल रही हैं ये हाईएस्ट टैक्स पेइंग है। मतलब ये दिखा रही है कि हम पैसे वाले कितने हैं, हम कितने पैसे वाले, हम कितने अमीर हैं, इसलिए हम अमीर हैं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। हमारी पहचान है, सिल्वर स्क्रीन से हमारी पहचान बनी है, हमें कोई रोक नहीं सकता है, हमारा आचरण चाहे कैसा भी हो। तो देखिए जया जी, मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, जरा सार्वजनिक जीवन में अगर हैं तो सार्वजनिक जीवन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कोई बताएगा नहीं, कोई सब तो ठकुर सुहाती करेंगे, लेकिन हमारे जैसे जर्नलिस्ट के सामने जब भी इस तरह का आपका आचरण आएगा तो बड़ी मजबूती से मुखालफत करेंगे, जबरदस्त आलोचना करेंगे। तो जया भादुड़ी बच्चन जी, थोड़ा सार्वजनिक जीवन की कुछ गरिमा को सीखिए, जानिए, समझिए, उसके आचरण को भी सीखिए। देश उम्मीद करता है कि आप एक गंभीर संसद सदस्य हैं, तो आप अपनी गरिमा के अनुकूल व्यवहार करेंगे। खैर, लगता नहीं है कि यह गरिमा कभी आप ला पाएंगी, आपके आचरण में कोई सुधार हो पाएगा। अब देश को यही देखना है, देश को यही झेलना है, तो क्या कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की जिंदाबाद, जय हो, नमस्कार।